Hello everyone, this is Suraj Prakash Singh, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcomes you all again to the video series on the topic of capital budgeting. We have already completed the net present value section and the traditional method of the capital budgeting techniques. Today we are going to talk about the last two methods of capital budgeting technique, which are internal rate of return method and profitability index. So it's a very short one but very interesting one. When we are talking about the internal rate of return, basically it is based on hit and trial method. तो जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं थ्रू आयर मेथड और जानना चाहते हैं कि उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, सो ये बहुत क्लमजी हो जाता है. समटाइम्स इट प्रोसेस सम डिफिकल्टीज इन मेकिंग कैलकुलेशंस. सो इन माय व्यू go for it if you are very much sure, otherwise you just have faith to attend the different theory questions also. So internal rate of return method होता क्या है? Now internal rate of return method वो रिटर्न होता है, मतलब वो रेट ऑफ रिटर्न निकालना रहता है जिस पॉइंट पर, जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाता है कैश आउटफ्लो से. ध्यान रखिएगा कि वो रेट ऑफ परसेंटेज होता है, वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जिस जगह पर इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बिकम्स इक्वल टू कैश आउटफ्लो. यानी जो हम लगाए हैं और जो हमें मिला है, जिस रेट पर इक्वल बनेगा वो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड बनेगा. या फिर हम वो यहां पर देख सकते हैं कि बोल सकते हैं हम कि राइट, व्हेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो becomes equal to cash outflow on the rate, जिस रेट पर इक्वल होगा या फिर इक्वल होगा उसी रेट को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है. सो ये बहुत बड़ा मुश्किल सा काम है कि ऐसे पॉइंट को निकालना जहां पर इक्वल हो. हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पहले से नहीं बताया गया, ऐसे पॉइंट को निकालना जहां पर इक्वल है. इट्स क्वाइट मच क्लमजी. एनीहाउ देयर आर मेथड्स, देयर आर स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो ड्यूरिंग दिस टाइम. So let's go for it. Internal rate of return is a time adjusted technique and cover the disadvantages of the traditional techniques. ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक एक तरह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट इंक्लूड करता है, क्लियर. और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक एक्स्ट्रा वर्जन भी कह सकते हैं, या फिर मॉडर्न मेथड का एक अलग मेथड है. इसको ओवरकम ट्रेडिशनल मेथड को ये ओवरकम कर देता है. इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेट एट विच द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज टू जीरो. मैं आपको पहले ही बोला कि इट इज एक्सपेक्टेड बाय द कैश इनफ्लो बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. जिस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा वो होगा आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. देख लीजिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम टोटल ऑफ द कंपाउंडेड री इन्वेस्टेड कैश फ्लो इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो, द प्रोजेक्ट प्रपोज इज एक्सेप्टेड एंड वाइस वर्सा. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बनता है 10,000 रुपए, ठीक है, और लेट्स से योर कैश आउटफ्लो इज ऑल्सो 10,000 रुपए. This is at 10%. This is at 10%. This is your IRR. मेरे को बताइए कि आप 10,000 रुपए लगाते हैं और 10,000 आपको मिलता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. क्या आप सेटिस्फाई होंगे? नो, nobody will satisfy. That means अगर किसी प्रोजेक्ट को आपको एक्सेप्ट करना है, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी प्रोजेक्ट को आपको एक्सेप्ट करना है तो उस प्रोजेक्ट को आप तभी एक्सेप्ट कीजिएगा जब वो 10% से ऊपर इंटरेस्ट देगा या फिर 10% से ऊपर रिटर्न्स देगा. फिर से बोलता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इफ एनी ऑफ द प्रोजेक्ट गिव्स यू द रिटर्न्स मोर देन व्हाट इज बीइंग एस्टिमेटेड
और इस एग्जाम्पल को देखेंगे कि आप इस जगह पर इस पॉइंट को अगर लेंगे तो आप उसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे जो आपको 10% से ज्यादा इंटरेस्ट देगा। यहां पर तो इक्वल हो गए, यानी आपको लॉस तो होना ही नहीं है, लेकिन आप हमेशा प्रॉफिट के ऊपर जाना चाहेंगे, तो ये 10% के ऊपर आपको जितना जाना रहेगा वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा। वही चीज यहां पर बोला गया है। सो सीधा सीधा कैश इनफ्लो बाय कैश आउटफ्लो कीजिए, उसके रेशियो को निकालिए, जो परसेंटेज पे इक्वल हो रहा है उसको आप देख लीजिए, जितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है यानी आपका कहीं ना कहीं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10.1, 10.2 कितना भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा होगा तो ज्यादा बेटर है। सो quite much clear. Right now this is the evaluation criteria for this one. So उसका सीधे सीधे फॉर्मूला यही है कि IRR is equal to base factor plus positive NPV by difference in positive NPV minus negative NPV into DP. DP is difference in percentage. मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लेना पड़ेगा। जैसे कि पहले एग्जांपल में हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि 8 से 10% के भीतर में आपका जो कैश इनफ्लो है वो कैश आउटफ्लो से इक्वल हो जाएगा। We assuming here, right, that 8 to 10% के अंदर हमारा कोई ना कोई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ये शायद गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो बेस फैक्टर हम लेते हैं, तो मिनिमम बेस फैक्टर पहला हम सपोज वी थिंक दैट बिटवीन 8 to 10% ये आपका फिगर दिखाएगा। तो यहाँ पर बेस कहां से चालू होगा? एटलीस्ट फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू, सो दिस विल बी 8%। पॉजिटिव एनपीए जहां पर दिख रहा है वो आपको एग्जांपल जब आप सॉल्व करेंगे, डिफरेंस इन पॉजिटिव एनपीए एंड नेगेटिव, मतलब ये दोनों फैक्टर पे, दोनों डिस्काउंटिंग रेट पे जब एनपीवी निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस देखेंगे वो यहां पर निकालेंगे। सपोज ये कुछ भी है एंड दिस इज नथिंग बट 2% डिफरेंस इन टाइम चेंजेस, जो परसेंटेज निकलेगा दैट विल बी IRR। थोड़ा क्लमजी लगता है बट आप सॉल्व करते जाएंगे, इंटरेस्ट रेट चेंज करते जाएंगे, आपको मिलते जाएगा। सो यू शुड हैव दिस, मेमोराइज दिस फॉर्मूला एंड टेक अ बेसिक फैक्टर सो दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जितना एनपीवी के मेरिट्स हैं वो आप इसमें एडअप कर सकते हैं। उसके अलावा तो मुझे इट डजंट, हाँ यहाँ पर देखिए उसके अलावा एक है गिव्स द एप्रोप्रिएट एंड नियरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न बताता है, ये 10% एज्यूमिंग फिगर नहीं बताता है, आपको 11% एज्यूमिंग फिगर नहीं बताता है, ये आपको एग्जैक्ट 10.25 हुआ कि 10.6 हुआ, ये आपको एग्जैक्ट फिगर बताता है। और इसमें डीमेरिट क्या होंगे? जो डीमेरिट एनपीवी के हैं इसमें भी इसका तो सबसे बड़ा डीमेरिट है, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट बिकॉज दिस हिट एंड ट्रायल मेथड इज गोइंग टू बी very much difficult while writing exams, because if you are not being able to predict the correct rate of return, then you have to calculate more and more and it's become more time consuming for this, for you people. So in my view, if you are getting these questions and if you have got some sorts of predictions correctly, then go for it, otherwise you just try to skip this one and write the answers anyhow. Difficult to understand produces multiple rates. Again I am telling you that it makes confusion by finding out various types of multiple rates. Assume that all the intermediate difficulty in arriving relative figure of IRR, हमको again IRR का exact figure लाने में बहुत दिक्कत होता है। So I am not going for that example, but while doing the class we'll perform this example, we'll try to solve it out, but in my view it is quite much difficult to write in the exams, so focus on this one. So this was all about the IRR method, and when we are coming to the last method of of the capital budgeting techniques, it is nothing but the profitability index or cost benefit ratio or desirability factor method. इसको क्या बोलते हैं? Profitability index,
कॉस्ट बेनिफिट रेशियो या फिर डिजायरेबिलिटी रेशियो। अब जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो इनकम और एक्सपेंसेस की बात आ जाती है। मैं आपको सीधे तरीके से बताऊंगा कि सीधे सीधे बेनिफिट और कॉस्ट का रेशियो निकालिए, वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा। या फिर हम बोल सकते हैं सीधे सीधे आप इनफ्लो या आउटफ्लो का रेशियो निकालिए, दैट विल बी योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो इट इज अगेन इट इज ऑल्सो टाइम एडजस्टेड मेथड, दैट मीन्स इट इंक्लूडेड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट, वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को लेके चलता है। सो इट इज डेजिग्नेटेड एज टाइम एडजस्टेड मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का जब रेशियो आप निकालेंगे तो वो आपका क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा। फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं कि सीधे सीधे एनपीवी में जैसे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालते थे, सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना है, वो निकाल देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, वो आपको दे देगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब बात आती है कि हाउ वी हैव टू एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट। इट इज नथिंग बट व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1, जो भी इंडेक्स आता है, वॉट एवर द इंडेक्स, वॉट एवर द रेशियो कम्स, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इफ इट इज लेसर देन 1 देन यू विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। वो कैसे करना है, क्यों करना है, दैट विल बी डन विथ एन एग्जाम्पल। आई एम टेलिंग यू अगेन, इट इज नथिंग बट द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। इफ यू आर फाइंडिंग आउट द बेनिफिट बाय कॉस्ट रेशियो एंड इफ इट इज मोर देन 1 then you accept the project, otherwise you just reject that project. We will define all these things by doing an example here. If the again it is मैं बताया हूँ, if the profitability index is more than 1 then you accept the project. मेरिट्स डिमेरिट्स को देख लेते हैं और आपको पता चलेगा। मेरिट्स में हर एनपीवी का मेरिट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एनपीवी। जस्ट यू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अलोंग विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, रैंकिंग कैन बी डन। इसके बेसिस पर रैंकिंग हो सकती है। मान लो प्रोजेक्ट ए का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.3 हुआ, प्रोजेक्ट बी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.4 हुआ, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट बी बिकॉज इट हैज गॉट अ गुड रैंकिंग इन कंपेरिजन टू प्रोजेक्ट ए। ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। अगर एनपीवी डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड कैलकुलेट तो ये भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस, लेकिन आपको कैलकुलेशंस अगर फास्ट हैं तो आप इसीलिए आराम से कर सकते हैं। अगेन इट इज नॉट सुटेबल फॉर द वेरियस स्मॉल प्रोजेक्ट्स, डिफिकल्टी इन एराइटिव रिलेटिव फिगर ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, चलते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर। फॉर्मूला जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको IRR के बारे में कुछ बता देता हूं और IRR के बारे में जानना चाहेंगे। इंटरनल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न is that return where the cash inflow of present value becomes equal to cash outflow, whatever the rate is। ठीक है, for example if the cash outflow, this is 10,000, becomes equal to cash inflow at 10,000, add the rate 10%, then IRR will be more than 10%। ये आपको दिखा देगा कि आपको कैसे दिखना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आपको पहले बोला कि ऐसा रिटर्न है जहां पर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो इक्वल बन जाते हैं, और जो भी मान लो जिस रेट पर निकला ये 10% के ऊपर ही आपका IRR निकलेगा, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है,
जब हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करेंगे, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करेंगे, दिस इज नथिंग बट इनकम या एक्सपेंसेस का रेशियो निकालेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो बाय आउटफ्लो करेंगे, ठीक है, या फिर हम इसको बेनिफिट बाय कॉस्ट का रेशियो को हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हेन इट इज हियर ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इसे हम PI लिखते हैं, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये अगर दिया होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया हियर, what is the criteria here? If now what is the criteria when you are writing this one? If PI is greater than 1, then if PI is greater than 1 except the project and rest is वाइस वर्सा। आप जानते हो अगर वो कम होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। सो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और IRR रिटर्न मेथड आपको ये बताता है। चलिए सॉल्व करते हैं एक बार, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, वो छोटा सा है और हमारा सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स से द गिवन दिया है क्वेश्चन में दैट राइट, लेट्स से क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन कैश आउटफ्लो, कैश आउटले दिया हुआ है रुपीज 10,000, सॉरी रुपीज 50,000, ठीक है। इनफ्लो दिए हुए हैं 4 साल के लिए, यानी यहां पर कर लेते हैं डायरेक्ट ईयर, इनफ्लो दिए हुए हैं ईयर, ठीक है, एक मिनट डाल लेते हैं, ईयर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 साल के लिए डायरेक्टली। उसके कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, कैश इनफ्लो दिए हुए हैं कितना, 20,000, 15,000, 25,000, 20,000, 15,000, मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं इसको 25,000 और 10,000, सीधा सीधा फिगर दिया हुआ है। नाउ अगेन गिवन प्रेजेंट, सॉरी given present value factor at 10% और 4 years के लिए फिगर दे दिए हैं 0.909, दिस इज 0.909, मैं आपको पहले ही बोला कि आपको 5 साल के फिगर याद रखने ही हैं, याद रखिएगा तो सुविधा होगा। दिस इज 0.683, दिस इज, फिर से बोल रहा हूँ 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। तो हम इसको डाल देते हैं, ये अगर हम कॉलम 1 लेके चलते हैं इसको, कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसका परसेंटेज 0.909, 0.826, 0.751 एंड 0.683, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 into 2 गिव्स यू 3। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फिगर आ रहा है 1810,12390। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको फिगर देगा, आप देख लीजिए, चेकआउट करेगा 18
775 आप अपने कॉपी पर संगे संग कर भी सकते हैं, एंड दिस इज 6830। हमारा क्वेश्चन में क्या था, इसका समेशन निकालना। सो समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 56175, ये निकल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ किसका, कैश इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू निकल रहा है। आप देख सकते हैं ईयर, कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई कीजिए, 56175 निकल रहा है। हमारे यहाँ पर कैश आउटफ्लो कितना है, गिवन दिया हुआ है, दिस इज 50,000। तो हमारा एनपीवी कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये आपका कितना निकला, दिस इज 56175 माइनस 50,000 गिव्स यू हाउ मच, दिस इज 6175 इज द एनपीवी। मैं आपको पहले ही बोला हूं कि एनपीवी आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। So when we are talking about the profitability index, when we are talking about the profitability index, then it is nothing but सीधा सीधा निकाल दीजिए present value of cash inflow by cash outflow। तो यहां पर क्या हो सकता है, 56,175 बाय 50,000 कर दीजिए, आपको ये फिगर दे देगा कि कितना आएगा, 1.1235। आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का अगर हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देखें तो हमने क्या बोला था, अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है देन यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 है, इसका हम समेशन लिखेंगे। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो निकल गया, हमारा आंसर निकल गया कि 1.1 है। अगर हमें याद रखिएगा, अगर हमें नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना होगा, दिस इज PI, एंड इफ यू आर वांटिंग टू फाइंड NPI देन आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा NPV को जो निकला है यहां पर, सीधा सीधा NPV को आप डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिएगा कैश आउटफ्लो से। तो यहां पर NPV के हिसाब से फिगर आपका कितना निकला है, दिस इज व्हाट, NPV के हिसाब से आपका फिगर है 6175 बाय कैश आउटफ्लो निकला कितना, 50,000। आप देखिए ये निकलेगा 1.1235। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट, सॉरी, ये जब आप फिगर डायग्राम ये जब निकलेगा तो ये निकलेगा 0.1235, दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5। ठीक है, और हम इसको क्या कह सकते हैं, NPI इज इक्वल टू 1.1235 माइनस 1 करेंगे तो ये फिगर निकल जाएगा 1.235। ठीक है, हमारा सीधा सीधा सॉल्यूशन आपको यही लिखना है, दैट सिंस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दैट इज 1.1235 is greater than 1, hence we will accept the project. This is the answer. ये है आपका आंसर, कुछ नहीं करना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। So this is the whole picture you have all, right? ये है उसका क्राइटेरिया, ये है। So thus we are coming to an end of this series of
introduction to business finance and financial management, where we have already covered the introduction part of business finance, financial management क्या होते हैं, उसके functions क्या होते हैं, and also the capital budgeting techniques, जिसमें हम टेक्निक्स को, हर टेक्निक्स को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व किए हैं। आप जो हम बुक्स बताएंगे आपको, वो बुक्स के साथ आपको प्रैक्टिस आउट करना है। इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट्स यू कैन क्लैरिफाई विथ मी एट एनी पॉइंट ऑफ time. So this was all about your capital budgeting techniques and unit 1. Hope you have all covered up with all these things and enjoyed the videos. In the next series we will talk about the cost of the capital, valuation of the models, working capital, dividend models, working capital, issue management, etc etc etc. अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। So go through this and practice yourself in the home with any of the financial management books you have, or I'll refer you some of the books to get practice on this things. Hope you have all enjoyed these videos. Thanks a lot for watching. Have a good day and stay safe. Thank you.